हाय, आप देख रहे हैं डिजिटल वासी और इस वीडियो पे हम लोग ब्लॉग कैसे बनाते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉग बनाने से पहले हम लोग और भी कई चीज़ों के बारे में जान लेते हैं ताकि कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। देखिए, ब्लॉग आमतौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो घर से रह के काम करना चाहते हैं, या अभी स्कूल या कॉलेजेस में है, या फिर हाउस वाइफ है, या फिर आप यार आपको जॉब पसंद नहीं है, आप चाहते हैं घर से हम लोग कुछ करें, और हाँ, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए लिखने में। वो कोई नया चीज़ सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स है। तो हम लोग टॉपिक को ज़्यादा ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बहुत फटाफट फटाफट आगे करेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा है, हो सकता है वीडियो 1 घंटे पे भी चली जाए। इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको फटाफट फटाफट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग की जो मार्केट साइज है वो कितनी है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ हम लोग जब करते हैं तो उस वो करने में हमें तभी मज़ा होता है जब हमें पता चले कि जो हम सीखने वाले हैं वो एक्चुअली में उस फील्ड में कोई ग्रोथ है भी है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये मैंने एक वेबसाइट खोला कि ये ब्लॉगिंग इंडस्ट्री अगर अभी जो है वर्थ है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी ये जो डेटा है क्या कहती है कि 2027 तक ये इंडस्ट्री अभी भी बढ़ेगी और ये करीब करीब $584 बिलियन से भी ज़्यादा का जो मार्केट साइज है आज का टाइम है। तो डेफिनेटली इस चीज़ों में ग्रोथ है ब्लॉगिंग पे। अब ब्लॉगिंग किससे कहते हैं इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, और इंटरनेट पे अगर 2-4 वीडियो आप देख लिए होंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो उन सारे कन्फ्यूजन को भी हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको समझते हैं। और इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें 2-3 चीज़ें जो है वो जान लेनी होगी। ब्लॉग आमतौर पे किससे कहते हैं। आप कोई भी इंटरनेट पे आपको जब कोई कोई जानकारी चाहिए होता है तो आप कहाँ जाते हो, या तो यूट्यूब पे या तो गूगल पे। तो जब यूट्यूब पे आप किसी का वीडियो देखते हो अपनी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तो उसे कहते हैं वी ब्लॉग, यानी कि वीडियो ब्लॉग। उसी तरह से वैसी कोई जानकारी है जैसे कि आप न्यूज़ जब आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, तो उस केस में हम लोग उस पे बोलते हैं वेब ब्लॉगिंग। तो जब हम लोग किसी चीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग आमतौर पे वेब ब्लॉगिंग करते हैं। जब हमने किसी चीज़ को वीडियो के फॉर्मेट में देखते हैं तो हम उन्हें वीडियो ब्लॉगिंग कहते हैं। अब ब्लॉगिंग हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि कोई भी न्यूज़ पोर्टल में आप जो न्यूज़ देखते हैं, जो आर्टिकल देखते हैं, वही ब्लॉग लिखना ही कहलाता है बहुत सिंपल वे में। अब जब हम इसको आगे और भी स्पेसिफाई करूँगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि मैं किस तरह से किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो इसके बेसिक चीज़ें क्या लगती हैं अगर आपको ब्लॉग शुरू करना है घर बैठे, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ आपको आनी ही चाहिए, बिना इसका आप कोई भी चीज़ों को ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर मान लो कि आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ब्लॉग करने का मन कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो भी चीज़ सीखेंगे ना वो चीज़ आपको करने का मन करेगा। हो सकता है आपको मन नहीं कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप बस इस चीज़ को पढ़ने के बाद हड़बड़ाहट में आपने ब्लॉग शुरू कर दिया। तो वो उन चीज़ों को ध्यान रखना, जिन चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को समझने के बाद अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो ही ब्लॉग में करियर बनाइए। मैं वैसा अंधा वैसा कुछ नहीं सिखाता, मेरा काम है सिखाना। मैं ट्रेन करूंगा, अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करूंगा। पर अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं तो डेफिनेटली मत जाइए, क्योंकि इसमें आपका टाइम ही बर्बाद होगा। ये कुछ उसी तरह का है कि जिन्हें ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है उसको अगर ट्रैवलिंग पे ले जाओगे तो भाई तबीयत तो खराब होगा। तो अगर या तो आपको ट्रैवलिंग करना पसंद करना पड़ेगा, आपको हॉबी में लाना पड़ेगा, तो ही आप ट्रैवलिंग का मजा ले पाएंगे। ठीक है। हर चीज़ को हम लोग कभी भी क्या आता है ना, इंटरनेट पर हम लोग कोई भी चीज़ जब सीखने आते हैं तो हम लोग ये सिर्फ देखते हैं कि इस चीज़ से इतना पैसा कमा लेंगे, तो बस अंधा मुंह गिर जाते हैं। देखो, पैसा कमाने के लिए कोई भी चीज़ में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। और अगर आप सिर्फ पैसे का देखने का मकसद से जा रहे हो तो वो चीज़ें मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब शुरुआत के कुछ टाइम में तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा और तुम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करोगे। तो अगर कोई भी काम करने में इंटरनेट में अगर वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई भी स्किल को गेन करने का तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है, तो ये जान लो कि तुम बहुत बार आप डिमोटिवेट होगे और बहुत बार आपको अपने आप में निराशा लगेगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं या तो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, या तो आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उन्हें मज़ा आना चाहिए। समझ में आ रही हो बात? नहीं आ रहे तो अभी आगे समझ में आ जाएगी।
तो मैं यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता, कि ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बोल करके नहीं डुबाना चाहता। मैं जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स को आपके पास रख रहा हूँ, ताकि आप जब भी कोई कदम उठाएं तो वो बहुत सोच समझ के उठाएं, क्योंकि आपका अभी जो अभी का एज है वो बहुत क्रूशियल है, और उसमें जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ब्लॉग जब हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अगर हमें आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल हम लिखने के लिए अगर हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी ऐसा वेबसाइट जहाँ पे हम लोग जानकारी शेयर करेंगे, या फिर मान लो अगर किसी ने गवर्नमेंट का जो तैयारी करते हैं एसएससी बैंकिंग के, तो अगर आपने कोई पोर्टल बनाया जहाँ पे आपने एसएससी बैंकिंग के बहुत सारे डेटा डाले, ताकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर देख सके, टेस्ट सीरीज देख सके, या फिर इंटरनेट में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं कि आपको भी उस चीज़ पे इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना, या फिर आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो आप इंटरनेट पे बनाने वाले हैं उसको देखने वाला भी कोई है कि नहीं। अब अगर आप मान लो कि ऑलरेडी आप अगर मान लो कि कोई आप ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं, कोई भी ऐसा ब्लॉग जो जो जिस ब्लॉग का कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे मान लो कि कोई भी आप कुछ भी फुद्दू से कोई भी भाषा का ब्लॉग बना दिए, जिस जो जो भाषा कोई बोलता ही नहीं है, तो हो सकता है कि वी ब्लॉग में, वीडियो ब्लॉगिंग में वो चीज़ें वायरल हो सकती है, क्योंकि वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि लोग वैसे चीज़ें देखना पसंद करते हैं जो जो चीज़ें वो नहीं देखें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उनके फीड में आता है, या फिर वहाँ से मजाक में दे सकते हैं। लेकिन वेब ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता है। वेब ब्लॉगिंग में प्रॉब्लम क्या है कि लोग जिस चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, अगर आप उन प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं तो ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जाएंगे। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आपने अपने वेबसाइट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो लोग आपको ढूंढेंगे कैसे। पर वीडियो ब्लॉगिंग तो ऐसा होता नहीं है। वीडियो में आपका शेयर कमेंट लाइक ऐसा करते कि आपके फीड में आ जाएगा, तो फीड में आने के बाद आपको हो सकता है देख लोगे। तो वीडियो और वेब में बहुत डिफरेंस है। वीडियो में प्रॉब्लम यह है, वीडियो में एडिटिंग वगैरह का बहुत झंझट रहता है। वेब ब्लॉगिंग एक बार आप सीख लिए तो आप आराम से घर में 3-4 आर्टिकल लिख सकते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अभी मैं दिखाऊंगा भी कि प्रीवियस बैच से एक लड़के ने ब्लॉग स्टार्ट किया हमारे बैच का, और उसने जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो हम लोग कहते हैं कि आपको अगर ब्लॉगिंग पे करियर बनाना है तो कम से कम 4 से 5 हज़ार आपको लगाने पड़ेंगे, तो वो अब एक प्रोफेशनल वे में होता है। पर जब मैंने उस बच्चे को एक कोर्स में बताया था, तो उन्होंने स्टार्टिंग मोड पे इस चीज़ को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं इस बारे में बात करता हूँ कि नीश क्या होता है, तो इस ब्लॉगिंग में ना एक टर्म होता है नीश। नीश हम लोग किसे कहते हैं, तो जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप एज ए टीचर है तो जाहिर सी बात है आप जो कंटेंट बनाएंगे वो स्टूडेंट के लिए होगा। अगर आप एक ब्लॉगर है, फैशन ब्लॉगर, तो आप कपड़े के बारे में बताएंगे। फैशन ब्लॉगर के आपके जो ट्रेंड्स में चलने वाले जो कपड़े हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप एक ट्रैवलर है तो आप अपने ट्रैवलिंग के बारे में बताएंगे। तो जब नीश का मतलब हम लोग ब्लॉगिंग में इसको वो कहते हैं कि आप जब कोई एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि जिस कैटेगरी में आप काम करने वाले हैं। अब नीश में दो चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती है। एक वो कि आपको आपने एक कैटेगरी डिफाइन कर लिया कि मेरे जो वेबसाइट होगा, मेरे जो ब्लॉग होगा इस कैटेगरी में होगा। वो ट्रैवलिंग हो सकता है, वो फूडिंग हो सकता है, वो हेल्थ केयर हो सकता है, वो फिटनेस टिप्स हो सकते हैं, जिस तरह के आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उस तरह के आपको वेबसाइट में भी काफ़ी सारे मिलती हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो जिस निश पे काम कर रहे हैं, जो टारगेट आपने चुना है, उस टारगेट में उतने ऑडियंस है या नहीं है। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा टॉपिक चुना जो लोग इंटरनेट पे देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे उनको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वैसा टॉपिक भी कोई काम का नहीं है। वैसे टॉपिक लिखना है जो उसमें जिसको लोग ढूंढते भी होंगे, और उनको लोगों का ज़रूरत भी होगा। तो ऐसे केसेस में आपको नुकसान होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। अब आपको निश का मतलब समझ में आ गया होगा। तो निश क्या होता है कि जहाँ पे आप अपना टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं कि आपका जो टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग ब्लॉग niche कैन ऑल्सो हेल्प टू पिक द परफेक्ट ब्लॉग नेम। अब अगर मान लो ब्लॉग नेम क्या होता है, अब मान लो कि ये आपने एक वेबसाइट बनाया, तो इसका कुछ नाम तो रखोगे, ABCD कुछ तो नाम रखोगे। तो क्या होता है कि जब हम लोग एक टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लेते हैं ना, तो उस टारगेट ऑडियंस और जिस कीवर्ड पे हम लिखेंगे, अगर मान लो हम फिटनेस ब्लॉगर है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा हर जगह पे क्या आएगा, फिटनेस वर्ड हमारा उस पूरा ब्लॉग में कॉमन होगा। और हमारा जो नाम होगा उस नाम को भी हम लोग अगर फिटनेस वर्ड को अगर इंक्लूड करके रखें, तो क्या होगा उससे हमारा ब्लॉग और ज़्यादा रैंक होने का चांसेस है। लोग ज़्यादा से जल्दी क्योंकि सर्च करेंगे, क्योंकि लोग जब सर्च करेंगे कि 5 तरीके पतले होने के, है ना, हाउ टू फिट इन 5 मिनट्स, ऐसा बहुत सारा जो अगर लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो फिट वर्ड जो है बहुत कॉमन आएगा।
तो उससे क्या होगा, हमारा टारगेट ऑडियंस भी हमें मिलेगा और हमारे लिए एक अच्छा नाम भी ढूंढ सकते हैं उसी कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब एग्जांपल अगर देखते हैं कि कोई फोटोग्राफी का चैनल, कोई अगर ब्लॉगिंग लिखता हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफिया नाम लिख दो, मान मान लो किसी ने लिख दिया फोटोग्राफिया। अब फूड का को लिख दिया फूडिक्स, ठीक है। गेम का गेमएक्स, ठीक है, या गेमली, या फिर गेम चिप, या फिर कुछ भी और एक्स वाई जेड जो आपको सुनने में अच्छा लगे, जहाँ पे गेम वर्ड आएगा। बुक्स के केस में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ट्रैवलिंग के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हर केस में हो सकता है जहाँ पे नाम को हम लोग अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, ताकि गूगल में कीवर्ड में वो अच्छे से रैंक करेगा। अब नीश आपने जब डिफाइन कर लिया तो आपको आपके अंदर तीन चीज़ें होना चाहिए, या फिर आपके रिसर्च में तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आप जो नीश ढूंढे हैं उसमें आपका फैशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नीश ढूंढा और आपको अगर आपका फैशन नहीं है, सिर्फ आप जोश में कर रहे हैं, तो अब जोश से जो कोई काम होता है ना बाबू, वो 2 या 3 दिन होता है। मेन आपके अंदर फैशन होना चाहिए, आपको उसका नया स्किल सीखने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी आप जब नए नए स्किल सीखोगे तभी तो आप डालोगे, नहीं तो आप शुरुआत में 10-15 ब्लॉग लिख दिए, उसके बाद 100-150 ब्लॉग तो लिख नहीं पाओगे एक्साइटमेंट में, ठीक है। उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए या फिर फैशन होना चाहिए। अब एक होता है आपका ऑडियंस पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या होगा, सेलेक्ट नीश दैट हैज ऑडियंस पोटेंशियल। अब मान लो आपने कुछ नीश चुना, अब उस नीश, वो जो नीश आपका जो टारगेट जो ऑडियंस है उसमें क्या, वो धंधा बढ़ने वाला धंधा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, आप अब ऐसे एग्जांपल मान लो कि कोई ऐसा धंधा हो जो डिक्लाइन हो रहा हो। अब जैसे कि अब मान लो कि आप आर्टिकल लिख रहे हो, हाउ टू पेमेंट, अब मान लो कि आप एक ऐसा ब्लॉग लिख रहे हो जहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो, हाउ टू पेमेंट ए शॉपकीपर बाय अ कार्ड, ठीक है, कि एटीएम कार्ड से शॉपकीपर को कैसे आप पेमेंट करें। तो ये आर्टिकल आपका ज़्यादा चलने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब यूपीआई का ज़माना हो गया है। तो आपको कुछ ना कुछ डिजिटल डिजिटल चीज़ों के बारे में बताना होगा, पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि उसका कीवर्ड क्या आ गया, पेमेंट। आप पेमेंट के बारे में बता रहे हैं तो कार्ड से आप कोई पेमेंट करता नहीं है, और जब कोई पेमेंट करता ही नहीं है, और मैक्सिमम के पास आजकल तो कार्ड लेके चलते नहीं है, तो जब किसी के पास कार्ड होगा नहीं, कोई कार्ड लेके चलेगा नहीं, तो कोई कार्ड के बारे में क्यों पढ़ेगा इंटरनेट पे। ये चीज़ समझनी होंगी। तो ऐसे चीज़ के बारे में बताना है, कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, उससे आपका पोटेंशियल बना हुआ रहेगा। और जितने ज़्यादा आपके बिजनेस में या फिर आपके ब्लॉग में पोटेंशियल होगा, जितने पोटेंशियल कस्टमर पास आपके पास जाएंगे, उतने ज़्यादा आपका ब्लॉग का पीरियड और पैसा कमाने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, कि आपको कोई भी चीज़ काम करने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें मेहनत कर करके सीखते 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 भी आगे इसको बना सकते हैं। अब अगर आपने ब्लॉग नीश आपने ढूंढ लिया, नाम आपने ढूंढ लिया, ठीक है, अब आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना है। प्लेटफॉर्म मतलब कि आप जब ब्लॉग बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको आपको आप तो कोई डेवलपर हो नहीं, तो डेवलपर हो नहीं तो इतना बड़ा बड़ा वेबसाइट कैसे बनाओगे। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह का चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दो तरह का हम लोग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम लोग फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, बेसिक लेवल का, तो हम फ्री में। एक होता है हमारा गूगल का ही, ठीक है, एक हमारा गूगल का ही प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम लोग आमतौर पर कहते हैं ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर। और एक होता है वर्डप्रेस, याद रखिएगा वर्डप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह का वेबसाइट हम लोग देखते हैं, एक होता है होस्टिंग, एक होता है सेल्फ होस्टिंग। होस्टेड उससे कहता है जब हम लोग कोई किसी चीज़ को डेवलपर के थ्रू करवाते हैं, सेल्फ होस्टेड जब हम लोग कोई चीज़ को खुद करते हैं, कोई चीज़ को खरीद खरीद के, आप छोटे छोटे चीज़ों से मिला करके। तो दो चीज़ें होती हैं। अब एक यहाँ पे एक टर्म आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है, याद रखिएगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सवाल आपको इंटरव्यू वगैरह में एकदम ऐसा चेप के मारेगा आपका इंटरव्यूअर ना, आपका मुंह पे कि आपका मुंह बन जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग आप पढ़ते हो ना, तो यूट्यूब में आप 10,000 वीडियो देख लो ना, तो ये टॉपिक आपको कभी नहीं बताया जाएगा। यही प्रॉब्लम है फ्री एजुकेशन में थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, पर मैंने जब अपना टाइम में जब सीख रहा था तो इस तरह का कंटेंट मुझे कहीं नहीं मिला था। ये प्रॉब्लम होता है फ्री वाला में। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आप गूगल में सर्च करोगे तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है कॉमन डेटाबेस के मीनिंग में, पर यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा सा दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट और ब्लॉग। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपने कोडिंग करके एक वेबसाइट बना लिया, पर अगर आप एक डेवलपर नहीं हैं तो आप किसी वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। तो होता क्या है कि इंटरनेट पे कई सारे जो डेवलपर मिलके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन डाल दिए ताकि आप बिना कोडिंग किए आप देख पाओ, ये कर पाओ, वेबसाइट बना पाओ। तो उस तरह के कोई भी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर मिलके एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर कोई भी प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई भी वेबसाइट बना सकता है बिना कोडिंग का। इसका मतलब उन्होंने रेडीमेड तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट वहां रख दिया है, बस आपको सबको जोड़ करके एक वेबसाइट बना देना है।
ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री होता है। ऑब्वियसली बात है कि इतने इतने सारे क्रिएटर वहाँ पे आकर अगर सब कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो लेंगे ही। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि आपने एप्पल का एंड्रॉयड फ़ोन लिया है तो उसमें प्ले स्टोर होता है, जो भी आपको ज़रूरत होता है आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी होता है। वो एक पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है वो चीज़ को वहाँ पे प्लगिंग, जिस तरह एंड्रॉयड में हम लोग ऐप्स बोलते हैं वहाँ पे हम लोग प्लगिंग बोलते हैं। वर्डप्रेस के केस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पे बस आपको दो चीज़ें लेनी होती है, डोमेन होस्टिंग जो कि मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, और बस आप सारी चीज़ें फ्री में कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस चीज़ को बहुत एडवांस लेवल पर करना चाहते हैं तो जिस तरह से आप हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत एडवांस ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो ऐप का पैसा लेता है, उसी तरह यहाँ पे जब हम लोग प्लगिंग बहुत एडवांस का डालेंगे तो उस प्लगिंग का हम लोग पैसा दे के लेना पड़ता है। लेकिन इंटरनेट पे आज के टाइम में इतनी चीज़ें फ्री हैं कि आप फ्री में ही एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे फ्री में। ठीक है, और दूसरा जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि है ब्लॉगर, जो कि सीधा गूगल का पार्ट है, और वो कम्प्लीटली फ्री है। वहाँ पर सिर्फ डोमेन लगता है, होस्टिंग का कोई टेंशन है नहीं। डोमेन होस्टिंग क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस भाई आज के टाइम मोस्ट मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सीएमएस है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। और जितना भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट देखते हैं ना, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 60% जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इंटरनेट पे वो वर्डप्रेस पे ही बना हुआ रहता है। ठीक है, और इस पे इंटरनेट का सबसे बड़ा जो कम्युनिटी है एक्टिव है, तो इसीलिए जो भी आपका जो भी वेबसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाता है, आपको बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि टेक्निकल ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस दो तीन बार ध्यान से देखोगे, दो तीन वीडियो, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई भी कोडिंग का नॉलेज होना नहीं चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि कोडिंग का नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कोडिंग नहीं होती है तब भी इस तरह से आप वेबसाइट बना कर काम कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो यहाँ पे है बात होगी सोने पे सुहागा, आप कुछ चीज़ों को अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा प्लगिंग, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना के दिया गया है। तो जब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना के दिया गया है तो वो क्रिएटर के अकॉर्डिंग बना है ना। क्रिएटर ने सोचा होगा कि आपको इस तरह का जरूरत होगा तो उन्होंने वैसा बनाया है। अब एग्जैक्टली वो आपके हिसाब से नहीं बना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करके हम लोगों ने कुछ नया चीज़ें बना दिया। वो चीज़ें कर सकते हो तुम कि कुछ दो चार सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हमने कुछ नया तरीका से उसको बना लिया, वो अलग चीज़ है। पर उसमें भी लिमिटेशन तो और तब भी रहेंगी। कोडिंग आपका बहुत एडवांस लेवल पे काम आ सकता है। दूसरा, अब अगर आपका इंटरेस्टिंग ब्लॉग नेम आपको बनाना पड़ेगा कभी भी, जैसे कि हमने बताया निश के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लॉग का नाम चुनते हैं। अब नाम चुनने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि ये तो हम लोग पता है कि हम लोग का जो नाम होगा वो निश के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, वो नाम जो होगा छोटा होगा, दो तीन वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस का अगर आप नाम रख रहे हैं तो याद रखिए कि इंटरनेट पे ऐसे नाम रैंक नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोग याद ही नहीं रख पाएंगे फिर आपके ब्लॉग को। इसीलिए बोला था ना कि आपका जो ब्लॉग का नाम होगा उसका स्पेलिंग और ऐसा होना चाहिए कि इजी टू स्पेल हो और रिमेम्बर बहुत जल्दी हो जाए। जैसे कि मेरा डिजिटल वासी कोई भी एक बार सुनेगा तो उससे नाम याद हो जाएगा, दोबारा उसे याद कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नाम होना चाहिए ऐसा कि लोग कम शब्दों के हो, छोटे हो, और लोग एक बार सुने तो याद हो जाए। ब्रांडिंग करना इसे ही कहते हैं। कोई भी जब आप कोई कंपनी बनाते हैं और कंपनी का नाम अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रख लें तो उस कंपनी को आप कितना भी प्रमोट कर लो, ब्रांड नहीं बनाने में दिक्कत होता है, क्योंकि लोग आपका नाम ही भूल जाएगा। तो नाम काफ़ी छोटा रखो और काफ़ी आसान रखो। आप कितने भी बड़े बड़े जो ब्रांड आज के टाइम में देख रहे हो, जितना भी आपकी करंट टाइम में इतना बड़ा ब्रांड देख रहे हो आप, वो सबको अगर आप एनालाइज करोगे तब आपको मिलेगा कि सबके स्पेलिंग छोटे हैं और वर्ड काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। एक अनपढ़ आदमी भी सुनेगा तो नाम याद रख लेगा। उससे क्या होता है ना कि जब भी आपको कभी कोई ऐड चलाते हैं आप, या फिर जो आपके टारगेट कस्टमर नहीं है, तो उन लोगों को भी आपका ब्रांड नाम याद रहता है। अब आते हैं हम लोग ब्रांड नाम कैसे ढूंढ सकते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पर 9 तरह के नेम जनरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, वेबसाइट के बारे में। ये 9 वेबसाइट है। आप खाली आपने जो भी कीवर्ड्स लिख दो कि किस कैटेगरी में आपको नाम ढूंढना है, यार यहाँ पे एक नाम ढूंढ के आपको दे देगा। इस बारे में भी मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो तरह के हम लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लॉगर और एक वर्डप्रेस। अब ब्लॉगर के केस में डोमेन होस्टिंग जो सॉरी यहाँ जो होस्टिंग होती है वो फ्री होती है। ठीक है, अब होस्टिंग और डोमेन क्या है ये हम लोग अभी समझेंगे। और ये जो इस केस में इसमें आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों लेना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एटलीस्ट 2500 से लेकर के
4,000 तक का खर्च पड़ जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं 2500 हो, आप 15-16 से में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाद में आपको खर्च करने ही पड़ते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है। अब मान लो कि आपने एक दुकान लिया है, एक ऑफलाइन दुकान लिया है आपने। तो अगर आपने एक दुकान दुकान लिया है तो उस दुकान का कोई नाम होगा, तभी तो लोग जानेंगे। तो जब भी आप किसी दुकान का नाम रखते हैं, इसका मतलब आप जब एक वेबसाइट बना रहे हैं, आप जब एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का नाम रख रहे हैं, तो नाम जो है ना, यही है आपका डोमेन। जो नाम डोमेन ही से ही कहते हैं। ठीक है। जब भी हम लोग किसी चीज़ का नाम रखते हैं, जैसे कि नॉर्मल नाम रखते हैं तो शॉप का, तो वो हमारा क्या आता है, शॉप नेम। उसी तरह इंटरनेट पे जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो हम लोग नाम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है। डोमेन। अब मान लो कि इस दुकान है तो इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेस है, आप सामान लाओगे तो कहीं तो रखोगे, स्पेस इसके अंदर स्पेस पे रखोगे। उसी तरह इंटरनेट पे अगर आप फोटो डालोगे, इमेज डालोगे, बहुत सारा कंटेंट डालोगे, तो इतना सारा कहाँ रहेगा, बिना यहाँ पे तो हार्ड डिस्क नहीं है। फ़ोन में जब कुछ रखते हो तो वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज होता है, या फिर एसडी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है। उसी तरह से इंटरनेट में भी हमें मेमोरी कार्ड लेना पड़ता है, या फिर कहो कि हार्ड डिस्क लेना पड़ता है। और वो कंप्लीट ऑनलाइन होता है। तो ये प्रोवाइडर होता है, जिससे आप सुनते होंगे गोडैडी, धोनी साहब का प्रचार करते हैं। तो गोडैडी में क्या देते हैं, क्या प्रचार आता है कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाओ। तो वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आप वेबसाइट बना सके। हालांकि वहाँ पे बेसिक वेबसाइट आप बना सकते हैं पैसे दे करके। आज के टाइम में गोडैडी भी सुविधा वो देता है, लेकिन वो बहुत एडवांस नहीं होता है। ठीक है। तो गोडैडी से आप क्या सकते हैं, नाम ले सकते हैं, नेम खरीद सकते हैं, ठीक है, और होस्टिंग खरीद सकते हैं। अब मेरा फेवरेट जो है वो एक्चुअली गोडैडी नहीं है, गोडैडी थोड़ा महंगा पड़ता है, और उसके स्पीड का भी काफ़ी इशू है, क्योंकि वो आज के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए उसको इसमें स्पीड का थोड़ा इशू रहता है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं होस्टिंगर का। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा भी है, किफ़ायती है, और स्पीड के हिसाब से, और स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरह से हम लोग फ़ोन में मेमोरी कार्ड रखते हैं डेटा को सेव करने के लिए, उसी तरह इंटरनेट पे जब हम लोग कोई डेटा डालते हैं तो उसको सेव करने के लिए हमें चाहिए होस्टिंग। तो होस्टिंग बेचती कौन है, तो होस्टिंग प्रोवाइडर। अब यहाँ पे एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ आप लोगों को सीखना है, जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को। कि मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाया, अब यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट डाला, तो यहाँ जो नाम है, वो नाम तो चलो जैसे हम लोग डोमेन के हैं, ठीक है, डोमेन है। लेकिन ये जो डेटा आप रख रहे हैं वो तो कोई होस्टिंग है, होस्टिंग या अब कोई होस्टिंग है। तो हम मेरे केस में हमने कहाँ से खरीदा, होस्टिंगर से खरीदा। तो होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर एक कंपनी है जो हार्ड डिस्क देती है वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट का डेटा कहाँ है, इसके सर्वर पे है, ठीक है। और ये नाम है, और इस नाम को इसी होस्टिंगर का सर्वर से हमने जोड़ा है। बस हम लोग इतना ही काम करते हैं। तो वर्डप्रेस जो है ना, एक ऐसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम लोग ये थर्ड पार्टी का होस्टिंग को और इस नेम को, अपना जो डोमेन नेम है, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन बनाते हैं। ताकि क्या होता है कि जब ABC यानी कि जो आपके रीडर है, वो जब आपका नाम सर्च करते हैं www.digitalvasi.com, और जब यहाँ क्लिक करते हैं, तो वो एक्चुअली में आता है वर्डप्रेस का कहाँ पे, वेबसाइट पे। पर वो सर्वर कहाँ पे है, वो सर्वर होस्टिंग है, होस्टिंगर के सर्वर पे है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपका रीडर जो है वो होस्टिंगर से सब कुछ एक्सेस कर रहा है। अब अगर ये ही कंपनी अगर आपका सही नहीं हुआ, या फिर इसका स्पीड डाउन हुआ, तो आपके जो रीडर है वो जब भी आपके वेबसाइट पर जाएगा तो वो वेबसाइट आपको उसको स्लो मिलेगा। तो फिर वो रीडर आपके पास नहीं हो जाएगा, एक स्लो वेबसाइट पे आपको जिसको खोलने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए, अगर अगर किसी को एक वेबसाइट बनाना है तो उसमें कौन सा पेजेस बनाना पड़ेगा। अब पेजेस क्या होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो डाउट्स हो वो ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग पेजेस आपको थोड़ा दिखाता हूँ, पेजेस किसे कहते हैं। तो हम लोग डेमो लेंगे यहाँ पे एक वेबसाइट का, ठीक है, और हम लोग पेजेस समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ना रैंडमली एक टॉपिक लिखेंगे। अब देखिए मैं एक रैंडम टॉपिक लिख रहा हूँ कि देखो हिंदी से लिखो जी, घर से पैसा कैसे कमाए, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा जानबूझ के लिखा ताकि जो लोकल वेबसाइट है वो आए, ठीक है। कोई भी बड़ा, या फिर जो बड़े ब्लॉगर होते हैं या फिर बड़े कंपनी वेबसाइट होते हैं वो ना आए। देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट आ रहा है, क्या है, बिग हिंदी गाइड। अब इस वेबसाइट को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारा इन्होंने लिखा है अबाउट अस, जिसको मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है।
तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, बिजनेस आइडिया, तो ये दो इनका पेजेस है। अब ये इनका कैटेगरी है, सरकारी जॉब, सरकारी योजना, है ना। अब देखो यहाँ पे कुकिंग इन हिंदी, अब देखो सरकारी योजना है, सरकारी जॉब है, वहाँ पे कुकिंग का भी है, फाइनेंस का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस क्यों है, इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अरे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब। अब मान लो इस वेबसाइट को हम लोग नीचे जब करते हैं, ठीक है, हम लोग इस वेबसाइट को जब बहुत हम लास्ट में करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे यहाँ देखिए लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कॉपीराइट, ठीक है, बिग हिंदी गाइड। अब यहाँ देखिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन। अब मान लो कि अबाउट अस में आता हूँ, तो अबाउट अस में जब जाओगे तो इस ये जो ब्लॉग अपने बारे में बताएगा कि ये यहाँ पे बिजनेस टिप्स वगैरह मिलते हैं, और अपने फाउंडर के बारे में बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसा अबाउट अस में, अगर हम लोग कॉन्टैक्ट अस में जाएं तो यहाँ पर आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल का टर्म एंड कंडीशन में ये सब पेज होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपको अपने ब्लॉग के बारे में बताना होगा, आपको एक कॉन्टैक्ट चीज़ देना होगा, फिर प्राइवेसी पॉलिसी देना होगा कि आपके यहाँ पर अगर कोई डेटा डालता है तो डेटा कहाँ जाता है, इस बारे में बताना होगा। तो जहाँ पे देखिए इस केस में, और ये मैं एक रैंडम वेबसाइट ले रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, देखा ना अभी आपके आपके सामने मैंने एक रैंडम से वेबसाइट निकाला। अब देखिए चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट क्या है, थर्ड पार्टी एड्स क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज़, अगर गूगल में जो डबल क्लिक करते हैं तो कुकीज़ सेव होता है, उसका क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, क्या वो आपको वेबसाइट से आपको ट्रैक करते हैं नहीं करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस जगह पे पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। फिर डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि अगर इस वेबसाइट में कुछ भी ऐसा चीज़ें है जो वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, आज जो भी ऐसा चीज़ अगर, या फिर वो अफिलेट करते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी से किसी को ऐड दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लेमर में वो रखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ जो भी आपका कंटेंट है वो कॉपीराइट है, अगर यहाँ से आप चोरी करते हैं तो ये क्लेम करके वो गूगल से हटवा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ बता रखी है। अब देखो टर्म एंड कंडीशन पे जाते हैं, तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे लिखा हुआ है, ठीक है, कि उनका वेबसाइट पे जो भी देखो लाइसेंस के बारे में, कुकीज़ के बारे में, जो भी चीज़ें हैं उनका टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गूगल के तरफ से आप जब भी कोई ऐसा काम करते हैं, जहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गूगल आपके वेबसाइट को रैंक नहीं करने देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कोई फेक वेबसाइट है। ये कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से आपने कोई एक राशन दुकान खोल तो लिया, तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा ना। उसी तरह से आप गूगल आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन तो मांगता नहीं है, आपका आधार कार्ड तो मांगता नहीं है, लेकिन वो आपसे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह मांगता है। वो ये जानना चाहता है कि आप खुद से ईमानदार है कि नहीं है। बाकी तो गूगल खुद ही समझ ही जाएगा एक टाइम के बाद कि आप फेक कर रहे हैं या भाई जोक कर रहे हैं, या क्या करना चाहते हैं, वो समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा जो क्या क्या पेज होना चाहिए वहाँ लिखा हुआ है, होम पेज होना चाहिए, टर्म्स ऑफ यूज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए। शायद ये वाला जो टेक्स्ट है शायद दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अ, ठीक है, ये होगा। फिर एडवर्टीजमेंट आप जब करते हैं तो किस तरह का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट साइट मैप, ठीक है। और ये दो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना चीज़ इंपॉर्टेंट, हाँ, वहाँ पे उस वेबसाइट पर साइट मैप नहीं था। ये इंपॉर्टेंट चीज़, साइट मैप क्या होता है कि मान लो आपके जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में 5,000 पोस्ट हो गया, 5,000। अब 5,000 पोस्ट में से मैं बोलूँगा कि एक पोस्ट ढूंढ के दिखाओ, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे ऑब्वियसली। तो साइट मैप क्या होता है ना, साइट मैप मान लो कि इंटरनेट में जितना भी आप कुछ भी चीज़ डालते हैं आपके वेबसाइट पे, उसका एक मैप बनाता है, इस तरह से जाल जैसा, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी में कितना ब्लॉग है, ऐसा सा वो एक जाल बनाते रहता है अपने बैकएंड से वो बनाते रहता है। इससे क्या होता है, गूगल को कभी आपका वेबसाइट को टेस्ट करना होता है या जांचना होता है, तो वहाँ पे बस वो एक एक हम लोग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, क्रोलर। तो गूगल के जो क्रॉलर है, जिसको हम लोग स्पाइडर बोलते हैं, क्योंकि गूगल अपना सॉफ्टवेयर से यहाँ पे आपका वेबसाइट पे एक स्पाइडर छोड़ता है, और वो आपके सारे वेबसाइट पे घूमता है, ठीक है। और इससे घूमता घूमता वो आपके होम पेज पे आता है, टर्म्स ऑफ पेज पे आता है, प्राइवेसी पॉलिसी पे आता है, ऐसे करते हुए वो सारा पेजेस में जाता है, और वो चेक करता है कि आपने जितना भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है वो सब सही है या नहीं है। और जब उनको लगता है वेबसाइट सही नहीं है, तो वेबसाइट आपका रैंक नहीं होगा, तो फिर आपने जितना मेहनत की है वो सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टॉपिक तो सोच सोच लिया, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे। पहला कि गोल आपको सेट करना होगा कि आप जो ब्लॉग पे लिख रहे हैं वो ब्लॉग, जो मेरा ब्लॉग में लिखने का उद्देश्य है, जो हम इस कंटेंट के थ्रू अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो भी पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
अपने कंपटीटर को हमेशा देखो कि अगर आपने जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल ब्लॉग आप बना रहे हैं, ठीक है। आप एक ने एक फाइनेंस ब्लॉग बनाया, फाइनेंस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले हमने जो वेबसाइट दिखा रहा था उस वेबसाइट पे भी देखा था हमने, फाइनेंस का टैब था। तो फाइनेंस ब्लॉगर आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंस रिलेटेड किस तरह के कंटेंट इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद है, वो क्या गलती कर रहे हैं, वो ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जिसको आपको फुलफिल करना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो अपने कंपटीटर से ब्लॉगिंग में सीखना है कि आपके कंपटीटर गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब लिस्ट द टॉपिक टू विल राइट। अब जो भी आपको टॉपिक है उसको हमेशा एक कॉपी में या फिर कहीं पर भी नोट डाउन करें, और उसके बाद रिसर्च करना शुरू करें इंटरनेट पे कि कहाँ पे क्या चीज़ें इंटरनेट पे मिसिंग है। उसी चीज़ को आपको फुलफिल करेंगे तो आपका रैंक होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रैंक होगा तभी आपका वेबसाइट जो है वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अब यहाँ पे एक होता है परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे मान लो कि जैसे हमने लिखा बिजनेस फाइनेंस, तो बेस्ट लोन ऐप अगर आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं बेस्ट लोन ऐप, तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे वेबसाइट या फिर जो ब्लॉग है वो सजेशन में आएंगे। अब इसको हम लोग ना एक बार थोड़ा चेक ही कर लेते हैं तो कि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है, कि मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लोगों ने इस वेबसाइट को रखा है, अब हम लोग यहाँ रखते हैं बेस्ट लोन ऐप। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं बेस्ट लोन ऐप फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा जो एप्लीकेशन है का लिंक है, डायरेक्टली गूगल ने हमें ढूंढ के दे दिया। तो आप देखो कि द न्यू इंडिया एक्सप्रेस का एक हमारा यहाँ पे वेबसाइट आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे लोन ऐप के बारे में बताया जा रहा है। पर हमें एक ऐसा वेबसाइट चाहिए जो आम आदमी का वेबसाइट हो, जैसे कि देखो IIFL इसका ऐड आता है, तो ये एक ब्रांडेड ऐप लोन है, तो इस पर भी नहीं, हम नहीं जाना है, इस पर नहीं जाना है। जो गूगल प्ले स्टोर पर लेके जा रहा है बहुत सारा वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमको नहीं लेके जाना है। अब देखो इंग्लिश पे हमने मैंने लिखा ना, तो आपको खाली और अच्छे अच्छे वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। आपने देखो इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिखता हूँ, देखो वो कैसे एक लोकल वेबसाइट पे लेके जाएगा। मुझे लोन लेना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, तो एक वेबसाइट, अरे ये भी अच्छा अच्छा वेबसाइट पे लेके गया है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो चार देखो ये एक वेबसाइट मिला, देखो बिहार हेल्प। देखो बिहार हेल्प .in देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई ओरिजिनल वेबसाइट है, पर ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। और भी बीच में हो सकते थे, तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने बहुत अच्छा से एक ब्लॉग बनाया है बिहार हेल्प, ठीक है। अब देखो ये नाम है बिहार हेल्प, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लोन के बारे में बता रहे हैं। कौन सा लोन के बारे में बता रहे हैं, तो पेटीएम पर्सनल लोन के बारे में बता रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा लोन के बारे में बताएंगे और लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भेज देंगे। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करके आता हूँ और अगर मैं लोन लेता हूँ तो इस वेबसाइट को, इस ब्लॉगर को उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि पेटीएम ने इन्हें पैसे दिए होंगे अपने वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिखने के लिए, क्योंकि देखो ये बिहार हेल्प का वेबसाइट है, ठीक है, फाइनेंस का वेबसाइट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, तो लेटेस्ट जॉब 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 एडमिशन स्कॉलरशिप इस तरह के का ये वेबसाइट है। पर यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लोन ऐप के बारे में। इसका मतलब हो सकता है कि पेटीएम ने इस ब्लॉग को कुछ पैसे दिए हों इस तरह के ब्लॉग लिखने के लिए। अब इससे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर ब्लॉग, जब कोई कंपनी आपको हायर करती है आपको ब्लॉग लिखने के लिए। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह के यूट्यूब में आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब स्पॉन्सर एड्स करते हैं ना, उसी तरह से ब्लॉग में भी स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग समझते हैं राइटिंग। फर्स्ट ब्लॉग अगर लिखते हैं तो हम ऑलरेडी हमें दो तीन चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ब्लॉग लिखने का ना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हम लोग बचपन में लिखते थे कि चलो काव पे एक लेख लिखो, ठीक है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं लिखते हैं ना कि गाय की दो सींग होती है, एक गाय में दो आँख होती है, एक गांव में एक गाय में एक गाय में चार पैर होती है, एक गाय में एक पूंछ होती है। हर बार तो एक 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 वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो ब्लॉग भी जब हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हमें एक पैटर्न को फॉलो करना होता है, जहाँ पे हमें हेडिंग्स, सब हेडिंग, ठीक है, लिस्ट ऑफ इमेज, ग्राफिक, इन सारी चीज़ों को एक सिंक्रोनाइज वे में लिखना होता है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ को कहीं भी डाल दिए। और तो और जो आप लिख रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट से कॉपी करके उठाए और अपने में डाल दिए, तो गूगल समझ लेता है कि आप जो है चोर है। और एक बार गूगल समझ लेगा आप चोर है तो वो जो पेज है वो रैंक करेगा ही नहीं।
और अगर आप 4-5 बारी चोरी कर लिए ना, तो बाद में फिर बाद में आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, शायद वो ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो इसके इसका ये तो बहुत डीप होता है अपने आप में, हम लोग इसका पूरा का पूरा एक सेशन चलाएंगे अलग से, पर यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के केस में कैसे हम लोग एसईओ को काम करके ब्लॉग को अपना रैंक कराएंगे। तो एसईओ क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मत का मतलब क्या होता है, गूगल ने सब चीज़ के लिए एक रूल सेट किए हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि गूगल ने जो मापदंड जो रूल सेट किए हैं, तो उस रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं, जिस तरीके से फॉलो करते हैं, उसे ही हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सर्च तो या कोई कहाँ सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा। इंजन तो सर्च इंजन यानी कि गूगल। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि गूगल में ऑप्टिमाइज करने का सही तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे तो ही गूगल में रैंक होगा। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम को बढ़ाना। ठीक है। तो सर्च इंजन यानी गूगल ऑप्टिमाइजेशन, तो गूगल में रैंक करने के लिए जो भी उसके ज़रूरतें हैं, जो भी उसके मापदंड है, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, इमेज, ग्राफिक के बारे में बात की है ना, उसी तरह की चीज़ों को लेकर के हम लोग जैसा ऐसा लिखा जाता है प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो जब हम लोग ब्लॉग लिखेंगे तो उसका पूरा एक वीडियो आएगा, ब्लॉग कैसे लिखते हैं और कैसे डालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना यहाँ साथ यहाँ भूल गया, कि जैसे कि मैं कहा था कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक ये वाला ब्लॉग जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्लॉगर में बनता है, यहाँ पे पूरा फ्री फ्री प्लेटफॉर्म है, और एक होता है वर्डप्रेस जो कि कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है पूरा प्रोफेशनल वे में, जहाँ पे आप अगर आपको माइंड है कि आपको करना ही है और आपको अच्छे से करना है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी सीखना है, 2-4-5 दिन से पहले सीख लेती हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉगर पे करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि हम लोग ब्लॉगर पे भी ट्राई करेंगे। फर्स्ट हम लोग ब्लॉगर पे ही बनाएंगे, 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसा। अब हम लोग आते हैं, पब्लिश कर देते हैं अब हम लोग अपना ब्लॉग को। अब मान लो कि हमने अपना ब्लॉग लिख लिया, जो भी यहाँ पे बताया गया था मापदंड उसको पूरा कर दिया हमने, और अब हमने ब्लॉग को पब्लिश कर दिया। तो ठीक है। तो ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए क्या क्या देखेंगे, पहले ग्रामर चेक करेंगे, और स्पेलिंग एरर को ध्यान से देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हिंदी में अगर देखो ना, तो हिंदी में अलग अलग जगह पे हिंदी को अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो हिंदी के केस में ना हम लोग ग्रामर उतने ज़्यादा नहीं देखते, क्योंकि हिंदी को कॉमन लैंग्वेज है, बहुत अलग अलग जगह से बोला जाता है, और इंटरनेट पर ऑलरेडी हिंदी के बहुत सारे जो फॉर्मेट्स है वो मौजूद है। तो गूगल भी एग्जैक्टली समझ नहीं पाता है कि ये हिंदी के ग्रामर के हिसाब से है जो बोला जा रहा है वो। इसलिए हिंदी के केस में, अब लोकल लैंग्वेजेस के केस में उतना ज़्यादा ग्रामर मैटर नहीं करता है। पर अगर आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको ग्रामर और स्पेलिंग एरर बहुत मैटर करता है। वहाँ पर अगर ग्रामर ग्रामर में स्टक करोगे तो ब्लॉग रैंक नहीं होगा। ठीक है। फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना। स्ट्रक्चर मतलब जो अभी हम लोग फर्स्ट में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि किस तरह से, क्या, अरे यार क्या हो रहा है, टेढ़ा क्यों चल रहा है? ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे इमेज, सब हेडिंग, हेडिंग, ये सब चीज़ों को, वही उसी चीज़ को हम लोग स्ट्रक्चर पे बोलते हैं। ऐड एंड ऑप्टिमाइजेशन विजुअल एलिमेंट्स। ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह हम लोगों के बारे में, एसईओ के बारे में बात करते हैं, जहाँ जहाँ हमें एसईओ के हिसाब से कीवर्ड को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कि अगर आपने लिखा है बेस्ट लोन ऐप ऐप, तो अगर बेस्ट लोन ऐप आपका हेडिंग है, तो इंटरनल में, इंटरनल बॉडी के अंदर आप कैसे बेस्ट लोन ऐप को बार बार, इसी सेंटेंस को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि गूगल में जब भी कोई सर्च करे बेस्ट लोन ऐप, और जिन गूगल को भी ये पता चले कि हाँ भाई आपका जो ब्लॉग है डेडिकेटेड तो बेस्ट लोन ऐप ही है, तो आपका जो वेबसाइट है उसको भी रैंक करने में हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग आखिरी चीज। ठीक है। प्रोमोट एंड ग्रो योर ब्लॉग। अब अगर हम लोग अपना वेबसाइट बना लिए हैं, तो पहले प्रोमोट करेंगे ग्रो करने के लिए। तो कोई भी चीज़ को प्रमोट करने से पहले ना आपको ये जानना होगा कि अभी जैसे हम लोग बता रहे थे, तो अगर आप किसी कीवर्ड पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये कैसे पता लगाना है कि और अभी के टाइम में जो डिमांड जो है किस तरह के कंटेंट की है। तो उस डिमांड को पता लगाने के लिए कि आपके कीवर्ड में क्या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उसके लिए हम लोग एक टॉप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में अगर हम लोग जा करके कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को हर चीज़ मिल जाएगा। तो चलो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है गूगल
देखो यहाँ पे आ गया गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड्स के हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे। अब अगर हम लोग क्या पढ़ा रहे थे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक, या फिर एजुकेशन सेंटर इन हैदराबाद, या फिर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सूरत, आप क्या देखना चाहते हैं? तो हम लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड के बारे में देखना चाह रहे हैं। तो कीवर्ड पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा डेटा बताएगा कि अभी कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इसी चीज़ पे मतलब कहाँ कहाँ से सर्च आ रहा है। जैसे कि देखो केरला से 100 सर्च आ रहा है, तमिलनाडु से 87 है ना, मणिपुर से 84। ये करंट टाइम का दिखा रहा है, ये पूरा इंडिया जोन का दिखा रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से ट्रेंडिंग नाउ पे अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, तो अभी के टाइम में क्या क्या गूगल पे ट्रेंड हो रहा है, ये एग्जैक्ट ये चीज़ें दिखा रहा है। जैसे सारा अली खान अभी गूगल पे ट्रेंड चल रही है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, या फिर ट्रेंडिंग जो भी चल रहा होगा, वो यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ वाले ऑप्शन पे आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप जाकर ट्रेंड का ऑप्शन और ट्रेंडिंग में क्या क्या है इस बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब मान लो कि जब भी हम लोग को ब्लॉग लिखे, तो वहाँ पे उसका यूआरएल बनता है। एग्जांपल देखो, ये भी समझ लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि मान लो जैसे कि ये वाला ही हम लोगों ने ब्लॉग अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ठीक इस जगह पे अगर आप देखो, तो इसका यहाँ पे एक ब्लॉग, ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला, ये क्या है, ये यूआरएल है। ये कंप्लीट चीज़ को यूआरएल बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज़, trend.google, ये इस वेबसाइट का डोमेन है, क्योंकि ये मेन डोमेन है। और ये उसका पेज हो सकता है, ट्रेंड्स पेज है, और ये पूरा उसका यूआरएल है। तो ये कंप्लीट चीज़ को बोले यूआरएल। अब इस यूआरएल को क्या करते हैं हम लोग, कई बार एक पॉइंट होता है, एक गूगल का ही एक और टूल होता है, जिस टूल को हम लोग कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे हम लोग गूगल सर्च कंसोल एक टूल है, वहाँ पर जाके हम लोग लिंक को पेस्ट करते हैं। क्या करने के लिए, तो गूगल को हम लोग ये बताते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है कंप्लीट रेडी है, अब इसको गूगल में आप इंडेक्स कर दीजिए। अब इंडेक्स एक टर्म्स है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा अभी ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी हम लोग बताएंगे ही इंडेक्स का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉर्मली अभी एक समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लोन। तो लोन मैंने जब लिखा, तो आप ध्यान से देखो कि ये डिक्शनरी का एक वर्ड आया। अब देखो काफ़ी सारे वेबसाइट के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट से ही डेटा निकल के आ रही है ना। तो ये जो जहाँ से जब मैंने लोन लिखा वर्ड, या यहाँ पे लिखते हैं लोन इन झारखंड लिखे, तो लोन इन झारखंड लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मैं लोन इन झारखंड लिखा, तो पहला वेबसाइट ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया। तो ये जो गूगल जिस तरह से डेटा को कलेक्ट करके आपके पास दिखाता है, इसे ही बोलते हैं इंडेक्स होना। ठीक है, तो गूगल, तो होता क्या है, जब हम लोगों ने वेबसाइट लिखा, तो हम लोग गूगल कंसोल में जाकर के गूगल कंसोल से ये बताते हैं कि भाई मेरा जो ब्लॉग है वो रेडी है। और इस इंडेक्स गूगल के जो इंडेक्स है, जिसे क्या बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे वो अपने लिंक को पेस्ट कर देते हैं, ताकि गूगल को ये पता चल जाए कि आपका ब्लॉग एग्जैक्ट रेडी है, और आप वो दूसरों को दिखाने के लिए, पब्लिक करने के लिए रेडी है। तो इसी से करते हैं इंडेक्स करना, या फिर हम लोग अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिंक से डाल करके अपने ब्लॉग को इंडेक्स करते हैं। वो भी आगे हम लोग बताएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एसईओ इंस्टॉल करना, जैसे ऑलरेडी हमने बताया, एसईओ के जो भी टर्म्स होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि उससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस ठीक होती है। अब देखो मोनेटाइज योर ब्लॉग, अब आएगा असली खेल, कि भाई ब्लॉग बना लिए, लोग आपके ब्लॉग को देख रहे हैं। तो भाई आप मुझे बताओ कि लोग ब्लॉग को, अगर आपके ब्लॉग को लोग देख रहे हैं, तो आप तो सवाल, आपका सवाल लास्ट और मेन क्या था, कि मेरे ब्लॉग से में अगर लोग आ रहे हैं, इससे मेरा क्या फ़ायदा। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को अपने पुराने स्टूडेंट का जो ब्लॉग था उसको दिखाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। तो उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट पे आते हैं। तो मेरे एक पुराना बैच का एक स्टूडेंट था जिसने एक वेबसाइट बनाया। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम था मेंस आंसर, और वो जो लड़का था उसने एक गजब तरह का ट्रिक खेला। अब जैसे कि ये वेबसाइट है मेंस आंसर .blogspot.com। आप देख सकते हैं ये ब्लॉग स्पॉट पे, ब्लॉग स्पॉट मैंने बताया था ना, दो प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म बहुत है, हम लोग दो प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। एक ब्लॉगर ब्लॉगर जो कि पूरा कंप्लीट फ्री है, सिवाय डोमेन नेम वहाँ पे लगाना पड़ता है, वहाँ पे होस्टिंग एकदम फ्री होती है।
ठीक है। दूसरा होता है वर्डप्रेस, जहाँ पर डोमेन होस्टिंग आपको खरीद करके वहाँ उन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने ब्लॉगर पे बनाया। अब देखिए इन्होंने एक नाम चुना, मेंस आंसर। अब ब्लॉग स्पॉट ही रहने दिया। ब्लॉग स्पॉट मतलब इन्होंने अपना डोमेन भी नहीं खरीदा। ठीक है। अब इन्होंने एक वेबसाइट बनाया। अब यहाँ पे बहुत सारे वो उन्होंने कर्नाटक कर्नाटक कहाँ कहाँ के बहुत सारे जो पेपर होते हैं ना, गेस्ट पेपर या फिर आंसर पेपर, हाईलाइट पेपर, करंट अफेयर, इन्होंने डालना शुरू कर दिया। अब अगर हम लोग इस वेबसाइट को रहे चेक करते देखें तो वेबसाइट पे हमें एड्स चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए किनारे पे एड्स चलते हुए दिख रहे हैं। अब अगर ये एड्स को हम देखें, थोड़ा हमने इसको बड़ा करके लेते हैं ताकि थोड़ा सा सही से दिखे। आ, देखिए एड्स को देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हो तुम। ठीक है, ये एड्स चल रहे हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा कुछ किसी किसी दूसरे पेज पे आते हैं इसका, इस वेबसाइट के, लाइक इस पेज पे चले गए तो देखो यहाँ पे, यहाँ एक ऐड आ रहा, तो यहाँ पे एक एंगल आ रहा है। कोई भी ऐड आएगा ना तो उसका राइट कॉर्नर पे, राइट साइड के ऊपर साइड में हमेशा कोई एरो, क्रॉस या कुछ भी कोई ना कोई सिंबल आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एडी। एडी, अब एडी लिखा होने का मतलब ही है कि ये जो है कोई ना कोई एड्स है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग टच करें तो हम लोग पता चल जाएगा कि कौन सा वेबसाइट पे है। तो इस केस में अभी मुझे नहीं दिख रहा है, वो हो सकता है हमारी इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, शायद इस वजह से हो रहा होगा। हम लोग उसको कट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब एड्स कहाँ कहाँ आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये पुराने इसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा, बहुत सारे न्यूज़ की कटिंग वगैरह भी डाला है प्रूफ के लिए, ताकि ये जो आर्टिकल है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगे। अब हम लोग ऊपर आते हैं, देखो इस पेज पे कहीं पर भी ऐड नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पेज पे आते हैं तो देखो ठीक इस जगह पे हेडिंग पे, अब यहाँ पे देखो ऐड चल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानने वाली है कि ये एड्स कहाँ से चल रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इस वाला जगह पे यहाँ क्रॉस आ रहा है। अब इस जगह पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, एड्स बाय गूगल। तो देखो ये सबसे बड़ा अर्निंग का चीज़ होता है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो गूगल आपके वेबसाइट पे एड्स दिखाता है। एड्स के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, गूगल का भी एक लिमिट है। जिस तरह यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटा आपको होना चाहिए, तभी गूगल में आप गूगल जो यूट्यूब एड्स को ऑन कर सकते हो। उसी तरह गूगल में भी एक लिमिटेड है कम, इसमें उनका जो है ना पूरा टर्म एंड कंडीशन एग्जैक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है 10 ब्लॉक से ही आपका आर्टिकल मिल जाता है, सॉरी आपको अप्रूवल मिल जाता है। कई बार 30-35 ब्लॉग लिखना पड़ता है तब अप्रूवल मिलता है। और आपके आपके वेबसाइट का क्वालिटी और आपके कंटेंट का क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपने 10 ब्लॉग भी लिख ली है तो आपको एड्स का अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखो एड्स का अप्रूवल मिलना अलग बात होता है और एड्स से पैसा कमाना अलग होता है। अप्रूवल मिल गया और आपने लिखना ही छोड़ दिया तो थोड़ी ना पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी है। अब ये मैं इस वेबसाइट को इसलिए एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा था, मैं और भी बड़े वेबसाइट को दिखा सकता था अपने ही पुराने वाला में से, लेकिन इसको दिखाने का इंटेंशन मेरा ये था कि ये इस वेबसाइट पे 1 रुपये भी नहीं लगाया है इन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम लगाया है। टाइम लगा के इनमें काम किया और इन्हें पिछले महीने करीब करीब $135 का इससे कमाया भी, जबकि इसमें बहुत कम है, अभी कंटेंट ना के बराबर है। अगर कंपेरेटिव देखो तो अगर जितना होना चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि कितना कम कंटेंट में के साथ अगर ये 120-130 डॉलर अगर कमा ले रहा है। अलग अलग महीने में अलग आता है। अब जैसे जैसे में कंटेंट बढ़ेंगे तो ये ब्लॉग का जो पोटेंशियल है, जब इस ब्लॉग का ये जो इसका डोमेन है, जब इसको पूरा अपने हिसाब से वो कर लेगा, कंप्लीट अपने मेन सर्वर डॉट ब्लॉग स्पॉट घटा देगा, तब इसका ग्रोथ है जो और बढ़ेगा, फिर कंटेंट डालने से इसका और बढ़ेगा। तो ये महीने का कम से कम 1,500 से 2,000 डॉलर तक का मेरा प्रिडिक्शन है कि ये जो वेबसाइट है आने वाला टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं दिखाना चाहता था क्योंकि ये एक तरीका है जैसे हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको ये पता चले कि और भी किस तरह से मोनेटाइज करते हैं हम लोग। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब जैसे कि हम लोग का जो कोर्स में एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स है, पर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप ये मान कर चलो ये सी कोई कंपनी है, ये डी एक डिजिटल वासी है, और आप एक क्लाइंट है या फिर आप रीडर है आप। ठीक है, आप एक रीडर है। तो अब ये क्या है, कंपनी है, ये डिजिटल वासी है, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ ब्लॉग लिखे हैं लोन के बारे में, कि लोन ऐप के बारे में। अब इस लोन ऐप में कोई एक कंपनी है जिसका जिसका जिस कंपनी का नाम या इस कंपनी का मेंशन मैंने अपने आर्टिकल में किया है। अब इस रीडर को एक कोई लोन लेना है तो यहाँ पे क्लिक किया और वो इस ऐप के पास रिडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से उसने कुछ लोन लिए, अब एग्जांपल लेते हैं 100 रुपये लिए, तो ये जो कंपनी है ऐप कंपनी, वो मुझे 20 रुपये सिर्फ देगी, दे डायरेक्ट। तो इस तरह के जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं,
ठीक है, ये पूरा हाइड रहता है, कस्टमर को पता नहीं होता है कि ये जो है एफिलिएट लिंक है या नहीं है। पर कई सारे अच्छे ब्लॉगर होते हैं जो एग्जैक्टली बता देते हैं कि मेरे पास जो लिंक आपने हम लोगों ने डाला है वो एफिलिएट है। ठीक है, वो अपने ट्रस्ट बनाने के लिए भी करते हैं। आप चाहे तो बता सकते हैं, आप चाहे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली क्या है कि अगर लोगों को वो सर्विस चाहिए तो वो तो ऐसे भी लेंगे, या आपसे ले या किसी से ले ही लेंगे। पर अगर आपसे लेते हैं तो आपको अगर एक अच्छा खासा कमीशन जनरेट होता है, और ये अप टू 30 to 70% तक का भी कमीशन हो सकता है। कई तो ऐसे वेबसाइट है, फॉरेन के ऐसे वेबसाइट है जो अगर आप $150 का अगर आप प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं उनका, तो 70% तक का आपको कमीशन दे देते हैं। आप समझ रही है, $150 में आपको 90 से 95% $95 अगर आपको एक सेल में कमीशन मिल रहा है, तो आप ये समझ करके कि कितना ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कमीशन भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये है अफिलिएट करने का एक तरीका, जहाँ पर आप कस्टमर को या फिर आपके रीडर को पता नहीं होता है कि आप कर रहे हैं। एक होता है, दूसरा क्या होता है, पेड एड्स। पेड एड्स इसी तरह होता है जिस तरह का आप यूट्यूब में आप देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर को बहुत सारी कंपनी पेड पेड पैसा देती है और अपने कंपनी को प्रचार करने बोलती है। इसी तरह से ब्लॉग में भी होता है, जब जैसे कि मैंने वो पेटीएम वाला एग्जाम्पल दिखाया। ठीक है, पेटीएम वाला एग्जाम्पल दिखाने का मतलब ये था कि वो एक पेड पेड एड्स का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, एक होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वाले केस में थोड़ा सा अलग होता है। पेड एड्स में क्या होता है कि आपको पैसा दे दिया और आप अपने हिसाब से कोई कंटेंट को लिख के देते हैं। स्पॉन्सर में क्या होता है कि कंपनी ही पूरा आर्टिकल लिख के देती है, आपको बस अपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और आप उनको उनके वेबसाइट पे लिंक देना होता है, उनको फॉलो बैक लिंक एक तरह का। अब एग्जांपल ये मान के चलो कि आपका एक वेबसाइट है जो लिखता है एग्जांपल इस माइक के ऊपर। ठीक है, आपने एक माइक के ऊपर ब्लॉग लिखा है और आपका जो मंथली जो आपका वेबसाइट में रीडर है वो मान के चले 1,000 रीडर है। अब यहाँ पे कोई माइक कंपनी है, अब ये क्या करेगी, माइक कंपनी ने एक आर्टिकल आपके वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, तो ये जो 1,000 रीडर है वो यहाँ पे आई, पढ़ी। अब हो सकता है कि 1,000 जो रीडर है वो यहाँ से कुछ नहीं परचेस की, पर इस माइक का मकसद क्या था, उनका ब्रांडिंग करना। अब यहाँ पर जो 1,000 ऑडियंस आई वो किस चीज़ के लिए आई, या तो वो इस चीज़ पे इंटरेस्टेड थी, या तो इस बारे में वो उनका नॉलेज रखना पसंद करते हैं। तो अगर ये आदमी या फिर ये 1,000 लोग इस बारे में यहाँ पर माइक के बारे में बहुत जानकारी लेके जा रही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या होगा, उनका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो स्पॉन्सर का जो पोस्ट होता है उसका उनका मेन मकसद होता है ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना। अब यहाँ से अगर हो सकता है कि कोई यहाँ से खरीद भी लिए, ठीक है, अब क्योंकि वो एक स्पॉन्सर है तो आपको यहाँ पे एफिलिएट मिलेगा नहीं इस केस में। एफिलिएट आप खुद से करते हैं और स्पॉन्सर कंपनी आपको करती है। तो स्पॉन्सर अगर आपको कंपनी पहले ही पैसा दे दी और बाद में अगर कंपनी को आपका आर्टिकल से कोई ग्राहक मिल रहा है, तो बदले में कंपनी आपको पैसा नहीं देगी इस केस में, क्योंकि आपको कंपनी पहले ही पैसा दे चुकी है। ठीक है, अब एक आता है डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट। अब जैसे कि आपने खुद एक ब्लॉग लिखा, किसके ऊपर, बेबी के ऊपर, कि हम बेबी प्रोडक्ट पे ब्लॉग लिखे हैं, और बेबी प्रोडक्ट पे ब्लॉग लिखने के बाद आपने खुद ही अपना प्रोडक्ट वहाँ से बेच रहे हैं, तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, अब जैसे कि मैं एक एसएससी के बारे, एसएससी जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा कि एसएससी एसएससी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का मैं यहाँ कोई टॉपिक बना रहा हूँ और नीचे में मैं एक पीडीएफ बुक बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना ब्लॉग लिखा, और जब भी इस कैटेगरी के लड़के या फिर वैसे लोग जो एसएससी के एग्जाम देते हैं वहाँ से मेरा पीडीएफ खरीद रहे हैं, तो वो एक हो गया डिजिटल बिजनेस। अब डिजिटल बिजनेस आज के टाइम में बहुत बूमिंग है, अगर आपको करना है, ठीक है, तो वहाँ नोटिस सेक्शन या चैट सेक्शन में आप रिप्लाई करो, हम लोग आपको इमीडिएट बेसिस पे एक डिजिटल स्टोर बना के देंगे, ताकि कम से कम आप अपना कुछ तो अर्निंग स्टार्ट कर पाओ। और एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस। सब्सक्रिप्शन बेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं बड़े बड़े, वो सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल पे काम करते हैं। एग्जांपल अगर हम लोग कोई न्यूज़ चैनल को लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल लिखते हैं, तो ट्रेंडिंग, अरे भाई, तो ट्रेंडिंग नहीं रहते, देखो रहते इन द इंडियन एक्सप्रेस। अब इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि क्या ये प्रीमियम बेचते हैं, तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। आप सब्सक्रिप्शन को अगर आप ब्लॉक मैंने क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इनका प्लान क्या है, दिवाली ऑफर देखिए। तो ये 1 साल के लिए 1,700 रुपये और 2 साल के लिए 3,000 रुपये ले रहे हैं। अब देखिए ये तो क्या है, इंडियन एक्सप्रेस है। आप सोचते हो कि इनका न्यूज़ तो इंडियन फ्री पढ़ सकते हैं, नहीं। होता क्या है कि बहुत सारा कंटेंट ये फ्री डालते हैं, और बहुत सारा कंटेंट जो होता है, जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट होते हैं, वो प्रीमियम रीडर ही पढ़ पाते हैं।
तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है जो काफ़ी लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और या फिर ये नहीं समझ पाते हैं कि न्यूज़ चैनल का प्रीमियम क्यों ही लेना है। पर जो भी रिसर्चर होते हैं या फिर कोई भी ऐसे टीचर जो यूपीएससी को पढ़ाने वाले जो टीचर है, या फिर वो ऐसे टीचर जो अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड पढ़ाना चाहते हैं, तो वो उन लोग इस चीज़ों का प्रीमियम लेते हैं। ठीक है। अब लगता है कि मुझे कि ये जो टॉपिक है हम लोग अब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉग बना लिया है, ठीक है, रीज़न वगैरह ढूंढ लिया है, तो ब्लॉग बनाने का क्या कारण होता है? पहला, पर्सनल रीजन हो सकता है कोई ब्लॉग बनाने का। दूसरा, हम लोग ब्लॉग से नेटवर्किंग बना सकते हैं। अब नेटवर्किंग मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क मतलब अपना सोशल नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि पैसा कमाने का, आप पैसा कमाने के लिए ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर ब्लॉग बना रहे हैं, या फिर आप न्यू स्किल सीखने के लिए। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आप ब्लॉग किस लिए बना रहे हैं। ठीक है। अब इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हैं, और मैं अब लास्ट जाते जाते दो चीज़ें वापस आपको बता देता हूँ कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। ठीक है। उसके लिए हम लोग वापस से वेबसाइट पे आते हैं। अब हम लोग इस जगह पे हम लोग जब भी जा रहे हैं, अब कोई भी वेबसाइट पे, अब हम लोग इस वेबसाइट पे यहाँ पे आए, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस केस में ना, आप देखो, अब जैसे कि ये जो हम लोग देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, तो आप ध्यान से देखो। अरे यार, जूम नहीं हो रही है, क्या हो गया? हाँ देखो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं आप क्या समझा रहा हूँ। देखो, ये जो इंडियन एक्सप्रेस यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्लॉग का नाम है। ठीक है। और ये जो दिख रहा है HTTPS, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश indianexpress.com, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ जो दिख रहा है ना, यही है डोमेन। ठीक है। अब मान लो कि इस डोमेन पर हम लोग क्लिक किया, अभी ये वेबसाइट खुल गया। अब वेबसाइट पे इतना सारा इमेजेस है, इतना सारा इमेज है, ठीक है, वीडियो वगैरह भी कहीं कहीं बहुत जगह पे होते हैं। तो इतना सारा जो इमेज है वो कहाँ पे है? तो उसी के लिए होस्टिंग यानी कि हार्ड डिस्क लेना पड़ता है। तो होस्टिंग लेना इसीलिए जरूरी है, ताकि इतना सारा कंटेंट कहीं तो रहेगा, कुछ तो स्पेस लेगा ना इंटरनेट पे। तो इस इंटरनेट पे जो स्पेस देते हैं उसे ही होस्टिंग लेना कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक वीडियो बनाएंगे होस्टिंग डोमेन डेडिकेटेड, कि होस्टिंग डोमेन कैसे ले, कैसे कनेक्ट करें, और इसके अलावा हम लोग एक फ्री ब्लॉग बना करके भी देखेंगे। तो अगले ब्लॉग में, या अगले वीडियो में मतलब, अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीटली एक फ्री ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉगर पे। फर्स्ट हम लोग काम करेंगे विदाउट डोमेन होस्टिंग पे, और हम लोग एक दो ब्लॉग लिख करके भी देखेंगे कि क्या कुछ लोग हमारे ब्लॉग को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग रैंडमली कोई ब्लॉग बनाएंगे, और देख हम लोग ये भी चेक करेंगे कि कितने लोग हमारे कौन कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन से पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग एक कीवर्ड को भी टारगेट कर पाए और अच्छे से ब्लॉग बना पाए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग इंतजार करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आपको कुछ भी फीडबैक देना है या फिर कुछ भी सवाल है तो चैट पे आप लोग सवाल लिख सकते हैं। ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।